हेलो बच्चों, क्या आपको पता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का आजादी के दौरान में क्या हाल था? आइए आज इसी क्लास के अंदर हम ये पूरी तरीके से डिटेल में समझने की इसको कोशिश करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा था आजादी के दौरान में और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था आजादी के दौरान में और क्या क्या चैलेंजेस आए इससे उभरने के लिए भारतीय इकोनॉमी को। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर पहले भी लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर को समझाने के लिए इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा। पहला पार्ट था जब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। फिर हमने दूसरे पार्ट में देखा जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया बेटा, तो उस दौरान में भारतीय इकोनॉमी की हालत कैसी थी। और लास्ट जो अभी हमारा चल रहा है कि आजादी के दौरान में भारतीय इकोनॉमी कैसी थी, किस तरीके से किस हालत में ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए थे बेटा। तो यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्टर था जिस पर सबसे ज्यादा हमारी टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा डिपेंडेंट था अपने रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, उसी की हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा। बिल्कुल सही आपने गेस किया है बेटा, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर बेटा। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था आजादी के दौरान में जहां पर 85% टोटल पॉपुलेशन की जो आबादी थी बेटा वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, और सबसे ज्यादा जो आबादी थी वो रहती भी गांव के अंदर ही थी बेटा। तो जब यहां पर ब्रिटिशर्स छोड़कर गए तो बहुत बुरी हालत हमारे एग्रीकल्चर की थी। और ये क्यों था बेटा, एग्रीकल्चर की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई, यही हम इसमें समझेंगे। भाई हमें यह तो पता चल गया कि आजादी के दौरान में एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बुरी हालत थी। तो वो बुरी हालत होने की वजह क्या थी, ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर, भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हो गया, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो गया। नहीं तो हमारे देश को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस सोने की चिड़िया को लूट कर कौन लेके गया उसके बारे में देखते हैं बेटा। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है सोने की चिड़िया का वो है एग्रीकल्चर, और उसे कैसे खराब किया। तो बेटा देखो, इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जो था रॉ मटेरियल का और अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल का एक भंडार था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स हमारे देश से अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और उन्होंने खूब सारा रॉ मटेरियल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी बना लिया। फीडर इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है जब कोई पावरफुल इकोनॉमी किसी कमजोर इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लेती है और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है। तो ब्रिटिशर्स को यहां पर गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल दिखा जो कि उनके फिनिश गुड्स को या उनके फिनिश गुड्स के लिए बहुत अच्छा रॉ मटेरियल था, और जिससे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते थे, जो उन्होंने बनाया भी। तो वो उन्होंने पूरी तरीके से हमारे भारतीय इकोनॉमी का फायदा उठाया, बट कभी भी हमारी इकोनॉमी को अच्छा करने के बारे में नहीं सोचा बेटा। और वही रीजन था कि आजादी के दौरान में हमारा एग्रीकल्चर बहुत बुरी कंडीशन में था। अब ऐसे क्या क्या रीजंस थे बेटा, उसको डिटेल में समझते हैं बेटा। तो देखो बेटा, यहां पर मैं आपको रीजंस बताता हूं। तो पहला है बेटा लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अभी इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे बेटा। दूसरा था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा था एक्सप्लोरेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और चौथा था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो पढ़ते ही आपको समझ में आगे होंगे कि इनका मीनिंग क्या है, और कुछ वर्ड्स हैं बेटा जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। तो देखो बेटा, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये बेटा इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर आजादी के दौरान में भी एक टोटल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंडेंट होने के बावजूद भी हम एग्रीकल्चर से उतना प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे थे जितना होना चाहिए था बेटा। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कहा जाता है 660 केजी पर हेक्टर ही हम गेहूं ले पाते थे बेटा, जो कि आज के टाइम पर हम 2000 से 3000 पर केजी ले लेते हैं बेटा। तो देखो आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा गैप था बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। अब इसके पीछे रीजंस क्या क्या थे, तो देखो बेटा इसके पीछे ना मैं आपको सबसे पहला रीजन बताऊंगा लो प्रोडक्टिविटी का। वो ये था कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे बेटा, जिन पर इतने बड़े पैमाने पर खेती नहीं हो सकती थी।
दूसरा बेटा, हमारे पास में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। तीसरा, हम लोग कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं आपको लो प्रोडक्टिविटी में मैंने आपको बताया, इसमें बेटा जैसे कि पहला है रीजंस में हमारा कि हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। ये क्या होता है सर? तो भारतीय किसानों का जो जीवन था किसानी के ऊपर डिपेंडेंट तो पूरी तरीके से था, बट बेटा रिस्क बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि अगर खेत में जो फसल उगाई गई है वो सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से अगर फसल खराब हो जाती थी तो यहां पर बैकअप के लिए किसानों के पास में और कोई चीज नहीं थी जिससे वो अपनी जीविका को चला सके बेटा। इज दैट क्लियर? उससे वल्नरेबिलिटी कहते हैं बेटा कि जहां पर रिस्क ज्यादा हो, तो उस टाइम पर खेती करना बहुत रिस्क का सौदा होता था बेटा, क्योंकि किसानों को इसके अलावा कोई दूसरी चीज आती नहीं थी। अगर मान लो फसल अच्छी नहीं हुई तो किसानों के पास में और कोई ऑल्टरनेट नहीं होता था जिससे वो पैसा कमाकर अपनी लाइवलीहुड को सही तरीके से चला सके बेटा। इसीलिए इसको हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। दूसरा बेटा, रिफ्ट एंड टर्म ऑयल बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। कई बार देखा गया बेटा आजादी के दौरान में ओनर की जमीन पर जो लोग काम करते थे, खेती की जमीन पर जो काम करते थे, उनको टिलर्स बोला जाता है बेटा। उन दोनों के बीच में काफी तनाव और काफी टेंशन और लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर लैंड पर काम करने के बावजूद भी टिलर्स को प्रॉपर राइट्स नहीं थे कि वो अपनी इच्छा अनुसार और अपने तरीके से खेती या फार्मिंग कर सके। मतलब उनको कोई ओनरशिप नहीं थी लैंड के ऊपर बेटा। इसलिए ये भी मेन रीजन रहा बेटा कि हमारा जो ध्यान है पूरा लड़ाई झगड़े पे, और ऑनर का जो ध्यान था सिर्फ उनका शोषण करने पे था बेटा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का नहीं था। और दूसरा, कोई भी यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं था एग्रीकल्चर को, किसी भी जो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट थी बेटा उसके द्वारा। नेक्स्ट बेटा, अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग। मैं तो उसको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आजादी के दौरान में खेती करना एक नुकसान का सौदा होता था बेटा। उसी को अनइकोनॉमिक जो है हम यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को पहले भी इस क्लास के अंदर कि छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ पैचेस ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर लैंड बटे हुए थे बेटा। ठीक है ना, वहां पर हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते थे बेटा, और हमारे पास में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, जिस वजह से कभी अगर मान लो सूखा पड़ जाए तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो फसल खराब हो जाती थी, बरसात हद से ज्यादा हो जाए तो भी फसल खराब हो जाती थी। तो इसलिए उस जमाने में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना हर किसान के लिए एक नुकसान का फायदा होता था। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब इस तरीके से जो आज के टाइम पे खेती होती है बेटा, जहां पर एक किसान जो है प्रॉपर डिपेंडेंट रह सकता है अपने खेत के ऊपर, क्योंकि उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है ना, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ऐसा बेटा उस टाइम पर नहीं होता था। तो ये एक तरह से नुकसान का ही सौदा रहता था उस टाइम पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने का बेटा। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। चौथा है बेटा, अब 85% आबादी है ना एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, फिर भी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेटा खेत तो थे बट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास में एजुकेशन नहीं थी, ठीक है ना। इस वजह से एक बहुत बड़ा तबका डिपेंडेंट होने के बावजूद भी वो सेक्टर है ना जो है एम्प्लॉयमेंट ढंग से क्रिएट नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी क्षमता हमारे पास में काम करने की उतना काम नहीं मिल पा रहा था, और बदले में उतने पैसे भी हमें नहीं मिल पा रहे थे बेटा। तो देखा ना आपने, इतना बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के बावजूद भी हमारा देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर कितना पीछे था बेटा। लास्ट बेटा, यूज ऑफ प्रिमिटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मैंने फिर बताया, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं बेटा, कि छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड में खेती बटी हुई थी बेटा, ठीक है ना। तो उस वजह से उन पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे बेटा, इसीलिए हमें पुराने जो मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के वही इस्तेमाल करने पड़ते थे बेटा। और पुराने मेथड्स को इस्तेमाल करने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, समय ज्यादा लगता था, मेहनत बहुत ज्यादा होती थी, बट प्रोडक्शन और भी ज्यादा कम होती थी बेटा। ये सबसे बड़ी समस्या थी। ये 5 समस्या मैंने आपको बताई जिस वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम था। इज दैट क्लियर बेटा?
आगे अगर मैं आपको और समझाऊं, देखो बेटा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी कम क्यों थी, तो दूसरा रीजन है बेटा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या था बेटा? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे देश के अंदर क्या होता था बेटा, जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई लैंड होता था, उस लैंड के ऊपर जो कंट्रोल होता था उसे जमींदार बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे? उसे जमींदार बोलते थे हम लोग। और ये जमींदार क्या करते थे बेटा? ये जमींदार जो है गरीब किसानों को जो है खेती करने के लिए देते थे। ठीक है, अब जब इस लैंड पर, अब नियम ये था कि जमींदार जो है इनके ऊपर प्रेशर बनाता था, जो छोटे छोटे गरीब किसान थे उन पे प्रेशर बनाता था कि भैया खेती अच्छी हो चाहे बुरी हो, तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट में मुझे पैसा देना पड़ेगा। या जमींदार प्रेशर बनाता था, भैया मेरे को पैसा चाहिए तुमसे, अब खेती हो, फसल उगे ना उगे, खराब हो जाए, तेजनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे पैसा चाहिए बस। ये जबरदस्ती प्रेशर करते थे, उनका ना शोषण किया करते थे और उनसे पैसे लेते थे। क्योंकि ये जमींदार भाई साहब भी क्या करते थे, इनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उनसे भी इनका फिक्स में टैक्स देने का बात हो गया था। तो जमींदार भी क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। ठीक है, तो ये जमींदार भैया इनसे क्या करते थे, ज्यादा पैसे वसूलते थे। उसमें से जमींदार की ब्रिटिशर से जितने पैसे में बात होती है वो टैक्स जमींदार उनको देता था, और जमींदार के पास जो पैसा बच जाता था टैक्स देने के बाद में ब्रिटिशर्स को, वो अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में उस पैसे को खर्च करता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जमींदार हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है खेती से पैसा लेना सीखा, कभी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जिससे प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके। बस इनको तो क्या था, गरीब किसानों का शोषण करना था और उनसे से ज्यादा पैसे लेने थे, बट कभी भी उन पैसों में से कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर लैंड पर इन्वेस्ट नहीं करना था, जिस वजह से एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी आई। क्योंकि बेटा जो छोटे छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, उनके पास तो इतने पैसे थे नहीं कि वो जो है अच्छा बीज खरीद सके, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज अपने लिए उपलब्ध करा सके, कुछ भी तो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचते थे। दूसरा, अच्छी प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, उनके ऊपर दबाव रहता था इस बात का कि उन्हें पैसा हर साल देना है जमींदार को बेटा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कमी थी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है उसका बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी को लाने में। क्योंकि जमींदार हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, मैंने आपको समझाया बेटा, उनका सिर्फ एक ही काम था कि पीजेंट्स मतलब गरीब किसान से पैसे लेने हैं बस। प्रोडक्शन हो चाहे नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ प्रोडक्शन के पैसे लेने, उनको सिर्फ अपने पैसे लेने थे और अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करना था बेटा। तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी हुई, और जब इन्वेस्टमेंट की कमी होगी तो बेटा प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी कम होनी ही है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो बेटा, पहले अंग्रेज आने से पहले, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया कि अंग्रेज आने से पहले जो किसान था, भारतीय किसान क्या करता था, अपने और अपने परिवार को पालने के लिए ही खेती करता था। वो ऐसे मार्केट में बल्क में बेचने के लिए खेती बिल्कुल नहीं करते थे बेटा। ठीक है ना? बट क्या हुआ, यहां पर जबरदस्ती ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडियन इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया, अब यहां पर क्या करते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी मॉडर्न फैक्ट्रीज के लिए, ताकि वो वहां पर फिनिश गुड्स बना सके और दोबारा से इंडिया और बाकी देशों के अंदर भेजकर पैसा खूब सारा कमा सके। तो उनको क्या चाहिए था बेटा? रॉ मटेरियल। और हम लोग तो इतना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करते नहीं थे, क्योंकि हम तो हमारे नीड के अनुसार प्रोडक्शन करते थे। तो यहां पर जबरदस्ती फोर्स किया गया एग्रीकल्चर के अंदर किसानों को कि वो सिर्फ कॉमर्शियल जो है एग्रीकल्चर करे। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें इंटेंशन सिर्फ उसको मार्केट ले जाकर बेचने का है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसानों के ऊपर दबाव बनाकर किया गया, बट उसमें भी इन्होंने क्या करा, जिस रॉ मटेरियल की इनको जरूरत थी उसी का ही सबसे ज्यादा इन्होंने प्रोडक्शन करवाया, जैसे कि कॉटन, जैसे कि जूट, अफीम। ठीक है ना बेटा? इस तरीके की इन्होंने खेती करवाई जो कि इनके लिए रॉ मटेरियल के रूप में ये इस्तेमाल कर सकते थे। अब इस कॉमर्शलाइजेशन से क्या हुआ बेटा? इससे ये हुआ किसान और गरीब होता चला गया, है ना? और दूसरा, यहां पर फूड क्रॉपिंग है उसकी शॉर्टेज आ गई मार्केट में बेटा। ठीक है ना? तो प्रॉपरली यहां पर क्या हुआ कॉमर्शलाइजेशन से, कि जो यहाँ के लोग थे वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो गए। उनके पास तो उनका कुछ बचा ही नहीं, होते हुए भी कुछ नहीं बचा उनके पास में।
तो कॉमर्शलाइजेशन क्या होता है, जब एक बहुत बड़े पैचेस ऑफ लैंड में खेती की जाती हो सिर्फ इस इंटेंशन से कि उसके मार्केट में सेल आउट करना है, उसे कॉमर्शलाइजेशन कहते हैं। और उस टाइम पर इसका बैड इंपैक्ट मैंने आपको बताया यही पड़ा कि किसान और गरीब होता चला गया, फूड की शॉर्टेज आने लग गई इंडियन मार्केट के अंदर, और यहां पर पूरी तरीके से जो है इंडियन लोग जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो गए हर छोटी छोटी चीज के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो दैट इज द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें भी उन्होंने क्या करा, जैसे नील की खेती आपने सुना होगा, इंडिको की खेती है ना, ये भी रॉ मटेरियल है जो रंगाई में, कपड़े रंगाई में काम आती थी। कॉटन है कपड़े बनाने में, ठीक है बेटा। जूट है वो भी बैग्स वगैरह ये बनाने में काम आती थी। अफीम था बेटा। तो इन्होंने ऐसी ही क्रॉपिंग करवाई कॉमर्शलाइजेशन के अंदर, जबकि चाहते तो फूड क्रॉपिंग भी करा सकते थे जिससे फूड की शॉर्टेज ना होती इंडिया के अंदर, बट इन्होंने ऐसे ही रिसोर्सेज की क्रॉपिंग करवाई बेटा, जो सिर्फ ये अपनी जो मॉडर्न फैक्ट्रीज है वहां पर यूज करके उससे फिनिश गुड्स बनाकर इंडिया में इंपोर्ट करके उसे जो है हायर प्राइसेस पर बेचकर पूरी तरीके से इंडियन मार्केट को खत्म कर दे। बस इनका ये इंटेंशन था। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। यहां मैं आपको आज दूसरा एक और सेक्टर है बेटा वो भी समझा देता हूं। बाकी इसके बाद जो हमारे बचेंगे बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लेंगे बेटा। हमारा जो ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो बेटा एग्रीकल्चर के बाद में जो थोड़ा सा जो पार्ट बचता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो देने का काम था हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज का। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद में दूसरा अगर सबसे बड़ा रोजगार अगर कोई प्रोवाइड करवा रहा था इंडिया में ब्रिटिशर्स आने से पहले, तो वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर। इज दैट क्लियर? और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है ना पूरे विश्व में, भारतीय इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरे विश्व में नाम चलता था बेटा। ठीक है ना? इसके अंदर भी हम लोग कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे, हाथ से बनी गई चीजों का यूज करते थे। हैंडलूम इंडस्ट्रीज जिसको बोलते थे। अब हैंडलूम इंडस्ट्रीज में क्या है, देखो दो चीजें हमें मिली। पहला, हमें बेस्ट रिसोर्सेज मिले, बेस्ट रॉ मटेरियल मिले। भारत जो है पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था, फिर उसको अपने हाथों से बनाकर एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज फिनिश गुड्स तैयार करके मार्केट में बेचता था, जिसकी इंडिया में नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। और हमारे देश के जो कारीगर थे जो उन चीजों को बनाते थे, वैसे भी पूरे विश्व में कारीगर नहीं मिलते थे। चाहे प्रीशियस स्टोन से ज्वेलरीज बनाना हो, चाहे जूट का इस्तेमाल करके कोई क्रिएटिव चीज बनाना हो, कुछ भी करना हो, हैंडलूम इंडस्ट्री, भारतीय हैंडलूम इंडस्ट्री पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइडली एंजॉय करती थी। उसके अलावा कोई मार्केट में इतनी गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना सकता था। ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो भारत में जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको महसूस हुआ इस बात में कि हमारे सामने अगर कोई सेक्टर सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में खड़ा हो सकता है तो वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उन्होंने सोचा कि इसको अगर हम खत्म कर दें इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो हम यहां पर पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे। और इन्होंने यही किया बेटा। इन्होंने क्या करा, जब इनका कंट्रोल हुआ इंडिया के ऊपर, तो इन्होंने क्या करा, जो भी हैंडलूम इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाना चालू कर दिया, जिस वजह से वो प्रोडक्ट बहुत महंगे हो गए। और जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज वाले रॉ मटेरियल खरीदते थे उस पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिया। अब जब कॉस्टिंग बढ़ेगी बेटा तो सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ेगी। और इन्होंने अपने लिए क्या किया, इन्होंने ये करा कि जो रॉ मटेरियल ये खरीद कर अपने देश में ले जाते थे उस पर ये कोई टैक्स नहीं लगाते थे। इवन उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनाते थे उसको जब इंडिया में इंपोर्ट करते थे तब भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। तो कंपैरेटिवली जो ब्रिटिशर्स फिनिश गुड्स है वो ज्यादा सस्ता रहा हैंडलूम इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के सामने। तो लोग कहां शिफ्ट हो गए बेटा, फिनिश गुड्स की तरफ। किसके फिनिश गुड्स की तरफ? ब्रिटिशर्स के फिनिश गुड्स की तरफ। इससे क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट हो गया इंडियन मार्केट के अंदर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे देखते देखते पूर्ण रूप से बंद हो गई। और जब हैंडलूम इंडस्ट्रीज बंद हुई तो एक बहुत बड़ा जो है बेरोजगारी पूरे इंडियन मार्केट में फैल गई बेटा, जिस वजह से जो है गरीबी और ज्यादा बढ़ गई। और मैंने कहा ना एट द एंड हम लोगों की डिपेंडेंसी भी वापस से और ज्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो गई। ठीक है,
ये कुछ रीजन है बेटा। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पहला है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने वाद विवाद नहीं करे बेटा, हाँ, अपना दिमाग लगा के हैंडलूम इंडस्ट्रीज को खत्म किया, इसीलिए यहां पर सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड यूज किया उन्होंने। मैंने बताया ना आप लोगों को कि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, हैंडलूम इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने हाई टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से वो चीजें महंगी हो गई और उनकी जो प्रोडक्ट्स थे वो हैंडलूम के कंपेयर में सस्ती पड़ती थी। तो पूरा मार्केट कहां शिफ्ट हो गया? ब्रिटिशर्स की तरफ शिफ्ट हो गया। एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पर कमी थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की, है ना, और उनके पास में भरपूर टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज था बेटा, तो हम उस चक्कर में हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो गई। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है बेटा, हम लोग हाथों से चीजों को बनाते थे, हमारे पास में कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, तो इस वजह से भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो गया। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी, उस टाइम पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, बट इन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिया। इंडस्ट्रीज ही खत्म कर दी तो बेटा उसका क्या कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रहने वाला है बेटा। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बेटा, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था हैंडलूम इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट तो सिर्फ और सिर्फ, कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहती थी, तो उनको, किसको? हैंडलूम इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। और इस वजह से दो सबसे बड़े सेक्टर, भारत के दो सबसे बड़े सेक्टर ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिए और पूरी तरीके से इंडियन पीपल्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। तो अब मजबूरन हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ती थी बेटा। आई होप आपको आज के दो सेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। बाकी के जो चीजें हैं, सेक्टर्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में पूछना, और आपको कोई स्पेशल कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम उसका भी आपको वीडियो बनाकर या आपको जवाब जरूर उस बात का हम देंगे बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी और दोस्तों के साथ भी प्लीज शेयर कर देना बेटा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है आप लोगों को, और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चे।